हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं। लास्ट सेशन में हमने इसकी कॉम्पोजिशन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसके पावर्स एंड फंक्शन। जो अपर हाउस है, जिसको राज्यसभा कह रहे हैं, इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो जो इनकी पावर्स हैं, इनको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर। जो पार्लियामेंट है, ये हमारा लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। तो लेजिस्लेचर इसका मेन जुडिक्शन माना जाता है। तो जो राज्यसभा है, इसके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है। तो पहले जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, वो बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उस बिल को हम लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओनली मनी बिल है जिसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, इसको हम किसी भी हाउस में राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें जो बहुत ही ज्यादा वाइस एक्सपीरियंस्ड पर्संस होते हैं, हमको उसकी नॉलेज मिल जाती है, जिस वजह से हमारे देश में बहुत अच्छे से बिल पास हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, अगर कोई बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए कंपल्शन है कि वो बिल राज्यसभा में से पास होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी बिल है लोकसभा एंड राज्यसभा में, जब तक दोनों हाउसेस में पास नहीं होगा, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। इसीलिए राज्यसभा के पास भी लोकसभा की तरह इक्वल पावर्स हैं फॉर द लेजिस्लेटिव मैटर्स। एंड अगर किसी केस में डिसएग्रीमेंट हो जाए, इट मीन्स क्या हो गया, कोई बिल है लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा को वो बिल पसंद नहीं आया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती हैं, लेकिन लोकसभा नहीं करना चाहती, तो क्या क्रिएट हो गए, कंट्रोवर्सी, डिसएग्रीमेंट। अगर इस डिसएग्रीमेंट को 6 मंथ्स हो जाएं, उसके बाद जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सेशन भी कन्वीन कर सकते हैं, जिससे इन दोनों की पूरी तरह से अप्रूवल ली जाती है। उसके बाद वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो जाता है, तो बिल को पास माना जाता है। इसीलिए जब ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा कन्वीन किया जाता है। एंड हमारे हिस्ट्री में सिर्फ 3 टाइम्स ही ज्वाइंट सेशन को कन्वीन किया गया है। एंड जब ज्वाइंट सेशन होता है, तो इसकी जो मीटिंग्स हैं, इसको प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर ही करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, मीनिंग एग्जीक्यूट करना। जो भी बिल बनाए जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने की पावर्स किसके पास हैं, काउंसिल के पास है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिसके लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल को एग्जीक्यूट करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हम इनको एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी लेते हैं। तो हमारा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या डिफाइन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा। लोकसभा को ही आंसरेबल है। इस मैटर में राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर है, लेकिन राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकती है बाय मूविंग एडजॉर्नमेंट मोशन, जिसका मीनिंग होता है बहुत ही अर्जेंट इशू है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस बात पर जो राज्यसभा है, मिनिस्टर से आंसर मांग सकती है। कॉल अटेंशन मोशन जितने मिनिस्टर हैं, उनको आंसर देने के लिए पाबंद करती है कि इस अर्जेंट मैटर पर आपको अटेंशन देनी है। तो इस तरह राज्यसभा क्या करती है, एडजॉर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन मोशन के थ्रू क्वेश्चन पूछती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आंसर एबल बनाती है। लेकिन राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की पावर नहीं होती है। जो राज्यसभा के पास है, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो मिनिस्टर को रिजाइन करने को नहीं कह सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास ही होती है। उसके बाद थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर्स। जो फाइनेंस बिल है, वो बिल किसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फाइनेंस बिल और मनी बिल, दीज आर द सेम टर्म्स।
मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा। इसके अलावा वो राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा कैन गिव सजेशंस ओवर मनी बिल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज। मीनिंग जब कोई बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वो पास होकर राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा को 14 डेज के बिटवीन ही बिल को पास करना कंपल्सरी होता है। अगर मान लो वो बिल को 14 डेज से पहले पास नहीं करती है या फिर 14 डेज पास हो चुके हैं, तो उसके बाद ये मान लिया जाता है कि बिल अपने आप ही पास हो गया, तो राज्यसभा कैन विद होल्ड इट्स कंसेंट मैक्सिमम 14 डेज। तो 14 डेज का टाइम पीरियड ही है राज्यसभा के पास। अगर 14 डेज हो चुके हैं, उसके बाद मनी बिल को ये मान लिया जाएगा कि इट इज पास, डीम टू बी पास, मान लिया जाएगा कि पास हो गया। इसलिए 14 डेज के बिटवीन ही अगर उसको कोई सजेशन देना है वो दे सकती है। अगर 14 डेज हो चुके हैं, उसके बाद उसकी सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बिल मान लिया जाता है पास हो गया है। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस टाइम वो मनी बिल पास करवाती है। उसके बाद राज्यसभा है, राज्यसभा 6 सजेशन के साथ बिल को वापस लोकसभा में भेज देती है। लेकिन लोकसभा जो भी अमेंडमेंट करने को कहा था उसको नहीं मानती है, इस तरह ही पास कर देती है। तो इस तरह जो फाइनेंशियल पावर्स है, इसके पास बहुत ही ज्यादा वीक फाइनेंशियल पावर्स हैं। सिर्फ अपनी कंसेंट को 14 डेज के लिए विथ होल्ड कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा इन दोनों की सेम पावर्स हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, इसको भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको लोकसभा और राज्यसभा किस में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके लिए कंपल्शन है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो इसके लिए वो सेपरेटली लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल होगी। अगर मान लो राज्यसभा है, राज्यसभा नहीं चाहती है कि इस प्रोविजन पर, इस आर्टिकल पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। और इसके लिए कोई भी ज्वाइंट मीटिंग और ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई प्रोविजन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। तो इस तरह जब राज्यसभा ने 1978 में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, उसमें 5 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में रिजेक्शन को क्रिएट किया था, और उसके बाद लोकसभा ने जो उसके अमेंडमेंट से, जो सजेशन थे, इसको मानकर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको पास कराया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर आ जाती हैं। इसके बाद आती है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर कौन कौन सी हैं? तो जुडिशियल पावर में इट कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द impeachment of the President of India, judges of Supreme Court and High Courts of the state। जब हम अपने प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, इम्पीचमेंट लगाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस फाइल करना है, तो इसके लिए इसकी प्रोसीडिंग में दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक हाउस में इम्पीचमेंट मोशन है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड जो दूसरा हाउस है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। इस तरह जब इम्पीचमेंट मोशन होता है, इसमें जो लोकसभा है एंड राज्यसभा है, इसमें जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी इम्पीचमेंट है वो ओनली एंड ओनली राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लाने के लिए लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। एंड इसके बिसाइड बोथ हाउसेस कैन पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट सच
हाई ऑफिशियल्स जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर्स। तो इनके अगेंस्ट अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो लोकसभा एंड राज्यसभा इनमें किसी भी हाउस में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जुडिशियल पावर भी दोनों हाउसेस की सेम है। एंड जो राज्यसभा है अगर इसके मेंबर्स है राज्य की प्रतिष्ठा को वायलेट करते हैं या किसी तरह के नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो अपने हाउस में अपने ही मेंबर के अगेंस्ट अगर कोई चार्जेस लगाकर इंक्वायरी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, वो पावर भी राज्यसभा को ही दी गई है। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पावर्स, मीनिंग इलेक्शन के रिगार्डिंग जो पावर्स हैं। तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, इसमें इलेक्टोरल पावर्स किसके पास है? राज्यसभा एंड लोकसभा जी दोनों ही मिलकर देश के प्रेसिडेंट को एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एंड जो हाउस का डिप्टी चेयरमैन होता है उसको भी कौन इलेक्ट करते हैं? उनको भी जो राज्यसभा है खुद ही इसके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अप्रूवल ओवर द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। मान लो हम अपने देश में कोई इमरजेंसी इंपोज करना चाहते हैं तो इमरजेंसी इंपोज कौन कर सकते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज कराते हैं उसके बाद उसकी अप्रूवल भी चाहिए, अप्रूवल पार्लियामेंट से चाहिए, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 1 मंथ में इसकी अप्रूवल चाहिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसमें 2 मंथ्स में अप्रूवल चाहिए। तो जरूरी है कि वो राज्यसभा में पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है इस टाइम मिलिट्री कोड को इस्टेब्लिश करना पड़े, अगर उसकी सिटीजन्स हैं कुछ लॉ को वायलेट करते हैं तो मिलिट्री कोर्ट को भी लोकसभा की कोऑपरेशन के साथ जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस पावर्स और पावर्स, जैसे कि जो भी कोई ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा उसके ऊपर अप्रूवल की जरूरत है वो राज्यसभा देती है। अगर कोई यूपीएससी है, कैग है या कोई और इंडिपेंडेंट कमीशन है उसकी रिपोर्ट को भी कंसीडर कौन करते हैं? राज्यसभा करती है। एंड अगर देश की टेरिटरीज हैं इनके बाउंड्रीज को चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है, नेम चेंज करना है, इसके लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा है इससे भी अप्रूवल की जरूरत होती है। एंड इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा जो लोकसभा के पास नहीं है, जो सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो वो क्या है? इट कैन पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, मीनिंग ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है। इसके लिए ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है प्लस वोटिंग 2/3 मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जाए। क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस ये कहां पर काम करेगी? स्टेट में तो काम करेगी। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ये क्या है? जिस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए ये पावर किसको दी गई है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स को दी गई है, ना कि लोकसभा को दी गई है। नेक्स्ट, इट कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू नेशनल इंपॉर्टेंस, मीनिंग जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं लोकसभा इनमें कोई चीज नहीं कर सकती। अगर इसके ऊपर लॉ बनाना चाहती है तो इसके लिए जरूरी है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है या फिर नेशनल लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। इसका रेजोल्यूशन भी किसमें पास होना चाहिए? राज्यसभा में। अगर 2/3 प्रेजेंट वोटिंग के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है उसके बाद ही स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है उस पर यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। एंड लास्ट वन, अप्रूव द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ डिसॉल्व लोकसभा। अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई उसके बाद इमरजेंसी इंपोज हो जाती है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए। नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 मंथ्स। इसके लिए जे अप्रूवल कौन देता है? राज्यसभा। जब जे अप्रूवल राज्यसभा से मान ली जाती है, अगर राज्यसभा इसको अप्रूव कर देती है तो जे ही मान लिया जाता है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल चुकी है। तो जब लोकसभा की इलेक्शन होगी, लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब नई लोकसभा आ गई
तो उसके बाद 6 वीक्स के बिटवीन ही इसको अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन एक टाइम में राज्यसभा के पास ये पावर है कि इमरजेंसी को अप्रूव भी दे सकती है। तो इस तरह जो राज्यसभा है इसके पास स्पेशल पावर्स भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो ये पावर देकर लगता है राज्यसभा हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, जिसमें हमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, जिसको फुल डिटेल में जो क्लोज हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। एंड जो राज्यसभा है, राज्यसभा में परमानेंट हाउस होने की वजह से अगर किसी भी टाइम हमको लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट के पास राज्यसभा होती है जो लॉ को अप्रूव कर सकती है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा के नेक्स्ट सेशन में हम इसकी पोजीशन एंड रोल करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।